अगला जो G20 होगा वो ब्राजील में होगा। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो ब्राजील में होगी अगली G20 की अगली बैठक। तो जो G20 अब G21 हो गया, उसकी अगली बैठक ब्राजील में होगी। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी सौंपेंगे बैठक। तो इसी बीच अगली और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो G20 से जुड़ी हुई है। तो G20 के तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर चर्चा। G20 के तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर चर्चा। तीसरे सत्र से ठीक पहले G20 के नेताओं के जरिए वृक्षारोपण किया गया है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि G20 के तीसरे सेशन में वन फ्यूचर को लेकर मंथन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा, तमाम महाशक्तियां चर्चाएं करेंगे और सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि आज वन फ्यूचर पर उम्मीदें बहुत ज्यादा है पूरे भारतवर्ष को। और इसके साथ ही जो है G20 के तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर चर्चा, विचार मंथन। और इससे पहले जो है आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वृक्षारोपण भी किया गया था। तो तीसरे सत्र से पहले तुरंत सेशन के शुरुआत से पहले G20 के नेताओं का वृक्षारोपण भी हुआ। तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर G20 के तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर चर्चा। और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता अदिति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंडपम से सीधी जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जाता है क्योंकि आज अंतिम दिन है और तीसरा सत्र है और उससे पहले कई अहम तस्वीरें भी हमने देखी हैं और आज के इस सत्र से बहुत सारी उम्मीदें। जी बिल्कुल रश्क, इस वक्त भारत मंडपम से मैं आपके साथ लाइव जुड़ रही हूँ। जो तीसरा सेशन है इस G20 समिट का, जो कि अब G21 हो गया है, वन फ्यूचर, वो समिट इस वक्त चल रहा है। और जैसे ही ये समिट खत्म होगा और इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ सामने आएंगी वो हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगला G20 समिट ब्राज़ील में होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो बेटन है वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को देंगे। और ब्राजील ये पहले ही कह चुका है कि जिस तरीके से भारत ने G20 समिट का आयोजन किया, जिस तरीके से भारत ने इसको भव्य बनाया, कामयाब बनाया, तो ब्राजील पर अब ये जिम्मेदारी आ गई है कि वो जब अगला G20 समिट की मेजबानी करें तो भारत से आगे निकलने की कोशिश करें और ये काम मुश्किल होगा उनके लिए। जी रश्क। बिल्कुल अदिति, और बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक शांडिल्य भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। विवेक, आज का सेशन बेहद खास है और आज के इस सेशन से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। देखिए, आज का सेशन खास इसलिए है क्योंकि अगले एक साल के लिए टारगेट तय किया जाएगा G20 देशों के लिए और वो नई दिल्ली डिक्लेरेंस जो है उसे सबके सामने, सभी देशों के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा जो है अब G20 की अध्यक्षता, इसी के साथ आज जब बैठक खत्म होगी, G20 का समापन होगा, ये अध्यक्षता ट्रांसफर हो जाएगी ब्राज़ील को और ब्राज़ील में अगले साल G20 का समापन होना है। इसके अलावा वन फ्यूचर पर बातचीत हो रही है और भारत का यह मानना है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर पूरी दुनिया को, पूरे अर्थ को देखता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? वसुधा मतलब नेचर और वसुधैव मतलब वसुधा को धारण करने वाला, यानी हमारी पृथ्वी, और कुटुंबकम मतलब कोई भी परिवार। तो हमारी पृथ्वी पर, हमारे नेचर में रहने वाला एक परिवार जो पूरी धरती है और पूरी धरती एक परिवार है और इसी को लेकर फ्यूचर प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल हमने देखा है कि हाल के समय में किस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज़ ने इंसानों के सामने परेशानियां खड़ी की हैं। जहां पर बारिश होती थी वहां सूखा पड़ गया, जहां सूखा पड़ता था, जहां रेगिस्तान होते थे वहां बाढ़ आने लगे और ये तस्वीर भारत में भी देखी गई। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए, कार्बन एमिशन कैसे कम किया जाए, इससे निपटने के लिए ये तमाम देशों की जो वो प्लानिंग है और फ्यूचर प्लानिंग है उसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है अभी। और ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि कभी कभी भी जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, अभी जैसे कोविड के समय में भारत ने आगे बढ़कर सभी मुल्कों की मदद की, सभी मुल्कों को वैक्सीन दिया और जो गरीब देश थे या जिन देशों में वैक्सीनेशन डेवलप नहीं हो सकते थे वहाँ पर भी भारत ने अपने वैक्सीन भेजे और लोगों की जान बचाई। तो इस एफर्ट के साथ आने की ज़रूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, ये बुद्ध का युग है और बुद्ध की नीतियों पर चलने वाला जो वक्त है वो इस बार आ गया है। और इसी बात की चर्चा आज के इस मीटिंग में, इस फ्यूचर प्लान में, जब वन फ्यूचर पर चर्चा हो रही है, कैसे देश आगे बढ़े आज के दौर में। जब प्रधानमंत्री का कल का बयान याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि गहरे विश्वास का संकट पैदा हो गया है, उसे ख़त्म करने के लिए भारत आगे आया है और भारत ही
अब G20 को लीड करता हुआ नजर आ रहा है और उसकी तस्वीरें भी हम कल से लगातार देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अदिति, आपका एक बार रुख कर रही हूँ क्योंकि हमने 2008 के पहले तक देखा था कि 2008 के पहले तक G20 की ये जो समिट है वो रेगुलर नहीं होती थी, लेकिन 2008 के बाद जो हमने रिसेशन देखा, वैश्विक रिसेशन देखा, उसके बाद से कंटिन्यू 2008 के बाद से ही 2008 से ही ये G20 समिट होने लगी। और जिस भव्यता के साथ इस मर्तबा यहाँ पे भारत में ये जो G20 का समिट हुआ है, इसने वाकई में एक बड़ी छाप पूरी दुनिया में छोड़ी है। बिल्कुल रश्क, और इसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पर्सनल टच। आप देखिए, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचे, प्रतिनिधि पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे निजी तौर पर मुलाकात की। जो द्विपक्षीय वार्ता वो कर रहे हैं G20 के जो मेंबर नेशंस हैं उनके साथ। अभी देखिए, उनकी एक लंच मीटिंग है, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक वो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रो से एक लंच मीटिंग करेंगे। इसके अलावा भी वो अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। इसमें कोमोरोस के जो प्रतिनिधि हैं उनसे उनकी एक द्विपक्षीय वार्ता होनी है। टर्की के साथ भी, तुर्की के साथ भी उनकी अभी बातचीत होनी है। यूएई, साउथ कोरिया, साथ ही ब्राजील, नाइजीरिया, ये अभी प्लान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज का दिन खत्म होते होते इन देशों के प्रतिनिधियों से, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। तो आज का दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकदम पैक्ड है। और आप परसों से देख लें, अगर आप परसों शाम से देख लें, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिंदुस्तान आए, सीधे वो 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। तब से लेकर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से अपने आवास पर मुलाकात की थी। तब से लेकर आज के दिन तक, जब तक ये समिट ऑफिशियली पूरा समाप्त नहीं हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीनों सेशंस G20 के हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उनको तो कंडक्ट किया ही एक तरह से, उनकी मेजबानी की, अध्यक्षता की, लेकिन साथ ही उसके इतर जो वो द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं हर देश के प्रतिनिधि से, राष्ट्राध्यक्ष से, उससे इंडिया की जो पूरी प्रेजेंस है, जो भारत की जो की इस G20 के दौरान मौजूदगी है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल अदिति, एक बार सीधा विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, एक तरफ जिस तरीके से G20 का ये पूरा आयोजन हो रहा है, इंडिया लगातार डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या लगता है इस G20 के बाद जो है किस तरीके से हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है? देखिए, हिंदुस्तान किस तरह से दुनिया के बाकी देशों की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, चर्चा इस बात को लेकर पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि भारत की नीतियों पर विश्व के कई मुल्क चल रहे हैं। भारत के कहने पर G20 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। और मैं आपको एक अंदर की खबर बताऊं, शायद हो सकता है कुछ दर्शकों को पता भी हो, कुछ दर्शकों को ना भी पता हो। जब नई दिल्ली डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा था और इससे अलग अलग देशों को बांटा गया, G20 में शामिल होने वाले देशों को पढ़ाया गया, तो इसमें आम सहमति नहीं थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इसमें उसका विरोध नहीं किया गया, तो उसकी चर्चा नहीं थी। तो इस बात को लेकर जो अलग अलग देश है, खासकर यूरोपियन देश और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें मतभेद की स्थिति थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने पर्सनल कनेक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की और उन देशों में सहमति बनवाई नई दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर। और खुद प्रधानमंत्री ने कल ये खुशखबरी दी थी कि जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन उस पर सहमति बन गई है और ये जो G20 में से रखा जाएगा वो इसे पारित कर दिया गया है। तो ये बताता है कि भारत अब लीड करने के लिए तैयार है। भारत अलग अलग मुल्कों को नई दिशा देने के लिए तैयार है। दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकन यूनियन की बात करें, अफ्रीकन यूनियन को साथ लेकर चलने वाली बात दुनिया के कई देश पहले कर सकते थे, लेकिन सिर्फ भारत ने सोचा और भारत ने करके भी दिखाया। तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और भारत के लिहाज से ये G20 बहुत कामयाब रहा है। यहाँ कुछ पत्रकार साथी मिले जो विदेशों से आए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले कई समिट कवर किए हैं, लेकिन आज तक इस तरह का इंतजाम, इस तरह की भव्यता किसी समिट में उन्हें नहीं देखने को मिली। बिल्कुल, वाकई में अदिति, जिस तरह से भी विवेक के इस बात का जिक्र कर रहे थे, दिल्ली डिक्लेरेशन का जिक्र वो कर रहे थे, तो अगर हम पश्चिमी मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी मीडिया में खास कर अगर हम बात करें तो G20 और दिल्ली डिक्लेरेशन पूरी तरह से छाया हुआ है।
बिल्कुल रश्क, क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूर करवा पाना, जो नई दिल्ली घोषणा पत्र है उसको मंजूर करवा पाना एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। इससे पहले जब नई दिल्ली घोषणा पत्र बनाया जा रहा था, जैसा कि विवेक कह रहे थे, बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति थी कि क्या इस पर सर्वसम्मति बन पाएगी, क्या इसको मंजूरी दिलवा पाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और वो जो पेच फंसा है, यहाँ पर चाइना भी अपनी तरफ से अड़ंगे लगा रहा है, किस प्रकार से नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति दिलवाई जाएगी। और इसीलिए आप देखिए कि जब नई दिल्ली घोषणा पत्र जब इसको मंजूरी मिली और इसकी जानकारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, तो उस वक्त उनके चेहरे पर एक बहुत राहत की हंसी थी, जो एक मुस्कुराहट थी, वो जो है उनको वो बहुत राहत महसूस कर रहे थे। आप देख सकते थे उनके चेहरे के हाव भाव से, उस हाव भाव को आप पढ़ सकते थे जब उन्होंने बोला कि और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है सर्वसम्मति से। हमको अपने G20 के जो तमाम और साथी हैं उनका नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर साथ मिल गया है, इसको मंजूरी मिल गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो राहत की मुस्कुराहट थी, वो ये बता रही थी कि इसको मंजूरी दिलवा पाना एक टेढ़ी खीर थी, एक मुश्किल काम था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा विवेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने पर्सनल कनेक्ट का इस्तेमाल किया और वो पर्सनल कनेक्ट ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप देखिए विपक्ष लगातार इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों में जाते हैं, इतनी विदेश यात्राएं करते हैं, लेकिन उन्होंने वो जो पर्सनल कनेक्ट बनाया है अलग अलग देशों में जाकर, वही पर्सनल कनेक्ट है जो आज आपको टेबल पर नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दिलाने में उन सदस्य देशों के दस्तखत मिल पाए। और यही जो यही है जीत कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग पहचान भी कहीं ना कहीं स्थापित होती है इसी से। जी रश्क, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। G20 की सफलता से अगर किसी एक मुल्क को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो पाकिस्तान है।